Hello friends and my dear students, today we are going to study about the physical properties of haloalkanes and haloarenes. तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 10 की जो चैप्टर 10 है हमारा हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 4 पॉइंट के अंदर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट लेंगे हम फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। दूसरा पॉइंट हम लेंगे सॉल्युबिलिटी। तीसरा पॉइंट हम लेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ पॉइंट लेंगे हम डेंसिटी। तो इन 4 पॉइंट के अंदर ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कन्वे कर लेंगे। एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है हमारे सिलेबस में, तो चारों चैप्टर में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से मिलता है बोर्ड के अंदर। तो हम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करते हुए बताऊंगी हेलोएल्केन्स का और हेलोएरेन्स का। तो पहले मैं जो प्रॉपर्टी बताऊंगी वो हेलोएल्केन्स की बताऊंगी और बाद में बताऊंगी मैं हेलोएरेन्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे हेलोएल्केन्स के बारे में, देन डिस्कशन करेंगे हेलोएरेन्स के बारे में। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो भी जितने भी हेलोएल्केन्स होते हैं, अगर लोअर होते हैं वो, जैसे कि हमारा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, वो सारे गैसेस होते हैं। और अप टू C18 ऑल आर द लिक्विड। C18 तक लिक्विड होते हैं और हायर वंस जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। वैसे तो इनका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस, लेकिन C18 वाले जितने भी 18 तक के कार्बन है जो लिक्विड स्टेट रखते हैं उनका कलर होता है। जैसे कि अगर हम ब्रोमाइड को और आयोडाइड को लाइट में रख दें तो वो कलर एक्सपोज करने लग जाते हैं और उनका स्वीटेस्ट ऑर्डर होता है, हायर वंस का कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर हम हेलोएरेन्स की बात करें तो हेलोएरेन्स जो होते हैं आइदर दे आर द लिक्विड और कलरलेस सॉलिड। उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, वो या तो लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये रही। दूसरी हमारी आती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे देखेंगे? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि डिसॉल्व होना वाटर के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो हम पहले हेलोएल्केन्स की पढ़ेंगे। तो हेलोएल्केन्स जो होते हैं मैंने आपको बताया ये होते हैं Rx। पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, हेलोएल्केन्स हमारे होते हैं Rx। तो मैंने इनका नेचर बताया था आपको कि इनके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन पोलैरिटी डेवलप होने के बावजूद भी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। मीन्स हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलोएल्केन्स वाटर में इनसॉल्युबल है, पोलर है फिर भी इनसॉल्युबल है। तो क्यों है? उसका रीजन ये है कि पहले जो पोलर होने के बावजूद भी वो नहीं घुल रहे हैं। क्यों नहीं घुल रहे हैं? क्योंकि उनके जो वो पहले से ही वाटर के जो बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके पोलर होने की वजह से इनके बीच में ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते। और दूसरी बात, जो बॉन्ड पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये उसको तोड़ नहीं पाते, उसको ब्रेक नहीं कर पाते, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते। और ये जो सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे हम ले सकते हैं अल्कोहल ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, तो उसके अंदर ये आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएरेन्स। अब हेलोएरेन्स होते हैं हमारे ये हमारे हेलोएरेन्स हैं। अब हेलोएरेन्स जो होते हैं ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते,
क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी होती है वो तो हेलो एल्केन से भी बहुत कम होती है। तो लो पोलैरिटी की वजह से ये वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, और साथ ही साथ पहले से ही प्रेजेंट वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते, इसलिए ये भी हेलोएरिन्स भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। और जो हमारे हेलोएरिन्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही घुलते हैं, डिजोल्व हो पाते हैं, सॉल्युबल हो पाते हैं। जैसे हम डाइथाइल ईथर ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, तो उसमें इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हम किसके लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्केन्स का। तो हेलो एल्केन्स जो हमारे RX हैं उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हैलोजन एटम जुड़ जाता है, मास बढ़ जाता है, और जो मास होता है वो इंक्रीज होने की वजह से पेरेंटल हाइड्रोकार्बन से ये थोड़े से ज़्यादा हाई मोलिकुलर मासेस कंपाउंड बन जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका जो मास पोलैरिटी डेवलप होती है इनके बीच में, हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है और हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसका जो मास है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमें उसको ब्रेक करने के लिए जब मास बढ़ा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके पेरेंटल हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर हमारा हेलो एल्केन्स में हमारे एल्काइल ग्रुप तो सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है, सिमिलर, लेकिन जो उस पे अटैच्ड हेलोजन ग्रुप है वो डिफरेंट है। सपोज करिए, मैं लिख कर दिखाती हूँ आप लोगों को। सपोज करिए कि हमारा जो इस तरीके से है हमारा कि R हमारा F है, R हमारा Cl है, R फिर Br है, R फिर I है। हम यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सब जगह CH3 ही है, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3 है, लेकिन एल्काइल ग्रुप इज द सिमिलर बट हेलोजन एटम इज डिफरेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहा है, हेलोजन एटम का मास बढ़ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इस रेशियो में इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, हेलो एल्केन्स के अंदर किसमें टॉपिक क्या था हमारा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा कोई ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग हमारा ब्रांचिंग हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन्स है कोई हमारा कंपाउंड, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैसे? अगर हम बात करते हैं 1-ब्रोमोब्यूटेन की, हमने यहाँ पर लिया 1-ब्रोमोब्यूटेन, अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 372 है, और हमने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें हम ब्रांचिंग दिखाएंगे, जैसे हमने ब्रांचिंग दिखा दी, ये हमने बना दिया CH3C CH3H, और यहाँ हमने दिखा दिया CH2, और यहाँ हो गया CH2Br। तो यहाँ पर जो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी द 362। इस तरीके से जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी
वैसे वैसे मॉलिक्यूलर जो उसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एरिया जो स्ट्रेट चेन है उससे ब्रांचिंग का सरफेस एरिया कम होता हुआ चला जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन से उसका कांटेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बीच के फोर्स को ब्रेक कर पाना इजी हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये दो बातें आपको हेलो एल्केन्स के अंदर याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में हम देखेंगे कि हेलो एरिन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंपैरिजन जो होता है वो कम होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, अगर हम बात करते हैं, आपको सिखाया हुआ भी होगा, आपको याद होगा 11th में कि हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर Cl जोड़ते हैं तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारी बन सकती हैं। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम मोनो हेलोजन कोई लेते हैं, मोनो हेलोजन बेंजीन लेते हैं कोई, तो उस पे जो जितने भी हम डेरिवेटिव्स बनाएंगे सभी का लगभग सिमिलर होगा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाईहेलोबेंजीन की, तो उसमें हम दो Cl ले रहे हैं। सपोज करिए इट इज ऑर्थो एंड इट इज मेटा एंड इट इज पैरा। ये हमने डायरेक्ट मोनो की हमने बात करी कि इनमें थोड़ा सा ये होता है कि जो हेलोएरिन्स होते हैं उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई मोनो हेलोजन आपका डेरिवेटिव है तो उसमें लगभग सभी का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिमिलर होता है। लेकिन अगर हम डाईहेलोबेंजीन की बात करते हैं तो डाईहेलोबेंजीन में जो हमारा ऑर्थो, मेटा और पैरा, अगर हम कोई आइसोमेरिक कंपाउंड ले रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं हम ऑर्थो, मेटा, पैरा डाईहेलोबेंजीन का, तो उसमें वहाँ पर जो पैरा होता है उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों का लगभग सिमिलर हो सकता है, नियर बाय हो सकता है, लेकिन इसका जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटाइस में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो पैरा होता है उसका बीच का बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और यही वजह है, यही रीज़न है कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा दोनों से ज़्यादा होता है। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो ये वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको आप ध्यान में रख कर ही अपने लर्न करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नंबर 4 प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी की हम बात करते हैं पहले हेलो एल्केन्स में, देन बात करेंगे हम हेलो एरिन्स के अंदर। तो हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड की होती है। वैसे तो ये जो वाटर के अंदर डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड की होती है। अगर हम बात करते हैं जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, वो वाटर से लाइटर होता है, और जो मिथाइल क्लोराइड वाटर से लाइटर होता है, और जो हमारे मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड होते हैं वो वाटर से थोड़े हैवी हो जाते हैं। उनमें भी सबसे ज़्यादा जो हैवी होता है वो मिथाइल आयोडाइड होता है। तो हम यहाँ पर केवल एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम हेलो एल्केन्स के अंदर डेंसिटी को पढ़ रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपका एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। और यही पॉइंट अगर हम हेलो एरिन्स के अंदर पढ़ते हैं डेंसिटी का, तो डेंसिटी हेलो एरिन्स में इंक्रीज हो जाएगी अगर हेलोजन एटम एल्काइल ग्रुप से जुड़ने वाला हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर हम RF की बात करें या RI की बात करें तो RI की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जो हेलो एरिन्स होते हैं वो वाटर से हायर होते हैं, वो वाटर से थोड़े से ज़्यादा डेंस होते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी हमने आज पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।
नहीं, कितने मिनट की हो गई?